तो कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होगी। कंट्रोवर्सी कब खड़ी होती है? जब आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो हुआ ही नहीं, ये था ही नहीं। आपके खुद के क्रॉनिकल बोल रहे हैं कि ये हुआ। एक बहुत छोटा उदाहरण आपको देता हूं। एक किताब इन लोगों ने छापी, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सल्तनत पीरियड की, कि कलकत्ता के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के जहाज खड़े हुए थे गेहूं से और उससे लदे हुए, और तुमने वो जहाज इंग्लैंड भेज दिए, वहां के लोगों को भूखा मारा तुमने। तो उस चर्चिल का साथ दे रहे थे। तो ये जो एक बन गया है कि इतिहास का इस्तेमाल राजनीतिक उसके लिए, अरे भाई भारतीय दिमाग वाले नहीं होते तो आईआईटी को कंट्रोल भारतीय नहीं कर रहे होते अमेरिका के। नासा के अंदर 30% भारतीय नहीं होते वहां पे, अमेरिका के डॉक्टर इतने भारतीय नहीं होते वहां पे। तो उसको कंट्रोल करने का ही जो तरीका निकाला। दूसरा इन्होंने क्या किया एनसीईआरटी में, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार और आज हम जो उनके है साथ जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका। सर, जो अभी मुद्दा चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है और जो स्कूलों के पाठ्यक्रम है उससे मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है। जो आने वाला 2023 से 24 का सत्र रहेगा उसमें ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो इसके ऊपर जो ये सारे चैप्टर्स रिमूव किए गए, इसके अलावा काफी कुछ बड़े और बदलाव हुए हैं। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ जो है एनसीईआरटी ने जो किया है उसको फॉलो किया है। अभी मेरी एनसीईआरटी के अंदर कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि भाई असलियत क्या है इसके पीछे। तो ये चैप्टर सिर्फ विड्रॉ किया गया है इस साल के लिए, हटाया नहीं गया है। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाए, जो लोग कह रहे हैं कि हटा दिया गया है, हटाया नहीं गया है, विड्रॉ किया गया है। और यही नहीं, कुछ और भी कोर्सेज को डाइल्यूट किया गया है। और उसकी जो वजह उन्होंने मुझे बताई कि ये थी कि कोविड और इस सब के खातिर जो ज्यादा प्रेशर था स्टूडेंट्स के ऊपर, उसे कम करने के लिए सिलेबस में कुछ चीजों की कमी की गई है। और ये चैप्टर दोबारा लिखे जा रहे हैं सारे के सारे, जो नई किताब एनसीईआरटी की अगले साल आएगी उनके अंदर रहेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसका टाइटल अलग हो, और उसके कारण है। देखिए, उस समय के चैप्टर का टाइटल ये डालना, मुगल इंडिया, तो ठीक है, मुगल बादशाह अपने आप को बादशाह हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन सारे हिंदुस्तान पे तो उनका शासन कभी नहीं था। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उससे बाहर था, दक्षिण बाहर था, ठीक है, कश्मीर के और उस तरफ के कई हिस्से बाहर थे। तो मतलब जैसे केरला है, तमिलनाडु है, इन जगहों पे कब मुगल शासन रहा? तो इसलिए ये कहना कि वो मुगल इंडिया है, वो कहना उचित नहीं। आप कहिए मध्यकालीन भारत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुगल इंडिया कह के उसको डालना, ये जो इरफान हबीब और ये लोग किए हैं। मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूं यहाँ पे। 2002 के अंदर मैं यूजीसी की टीम का एक एक्सपर्ट था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर। वहां पे जो हिस्ट्री का सेंटर है वो एडवांस सेंटर फॉर रिसर्च है इन मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में शोध के लिए एडवांस सेंटर है। तो लेकिन वो जो रिसर्च कराते हैं वो सिर्फ सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड की कराते हैं, और उसके अंदर भी जो और क्षेत्र हैं सारे के सारे भारत के, उन पर रिसर्च नहीं कराते। तो मैंने वहां एक सवाल पूछा था कि भाई आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, एडवांस सेंटर हैं मध्यकालीन भारत पे शोध कराने के लिए, तो आप उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को लेकर के वहां जो इतिहास है मध्यकाल का, उस पर क्यों नहीं रिसर्च कराते? दक्षिण भारत के राज्यों के ऊपर क्यों नहीं कराते?
क्या वो भारत के हिस्सा नहीं थे? या क्या उन जगहों का कोई इतिहास नहीं था? तो एक वहां प्रोफेसर शीरीन मुसवी हैं, वो उठ के खड़ी हो गई कि आप तो आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। मैंने कहा, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मुझे लेबल मत कीजिए। क्या भारत के इन इलाकों का कोई इतिहास नहीं है उस काल का, जो आप उसको नहीं पढ़ाएंगे? और दक्षिण में भी आप पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, आप पढ़ाएंगे औरंगजेब का दक्षिण अभियान, लेकिन जो दक्षिण के राज्य थे उनका क्या प्रशासन था, उनकी क्या संस्कृति थी, या वहां पे उस समय क्या तकनीक थी, या क्या कृषि व्यवस्था थी, या क्या आर्थिक स्थिति थी, उसका इतिहास नहीं पढ़ाएंगे आप। और अगर वहां पे ये वैभव नहीं था या इस तरीके की चीजें नहीं थी, तो फिर ये दक्षिण को विजय क्यों करना चाहते थे जाकर के बाद? तो ये आप रहने दीजिए कि यही लेबलिंग जो आप करते हैं इतिहास का, वही इतिहास का सत्यानाश करता है। आप मुगल कालीन जब पढ़ाते हैं, आप राजा छत्रसाल को गायब कर देते हैं उसमें से, आप रानी दुर्गावती को गायब कर देते हैं। और वो आपने राजस्थान में ही देख ही लिया है, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी जब महाराणा प्रताप के नाम के आगे से इन्होंने महान हटा दिया था और अकबर को महान कहा। तो ये जो वास्तविकताएं हैं इतिहास की, अगर आप इन्हें छुपाए ना, जो यथार्थ घटा इतिहास में वो बताएं। उसके साथ में एक बात आप कहिए कि भाई ये उस काल का इतिहास था, उस काल में बर्बरताएं होती थी, आज हमें उसकी जरूरत नहीं, तो कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होगी। कंट्रोवर्सी कब खड़ी होती है? जब आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो हुआ ही नहीं, ये था ही नहीं। आपके खुद के क्रॉनिकल बोल रहे हैं कि ये हुआ। एक बहुत छोटा उदाहरण आपको देता हूं। एक किताब इन लोगों ने छापी, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सल्तनत पीरियड की, और उसमें इन्होंने जो ये अभियान था अलाउद्दीन खिलजी वाला, मलिक गाफूर जो लेके नीचे सोमनाथ तक गया था, तो हबीब और निजामी इसके एडिटर हैं, और इन्होंने किताब में लिखते हैं कि साहब, सोमनाथ पे जो हमले का कारण था वो धार्मिक नहीं था, वो केवल वहां से धन को लूटना था, इस वजह से हमला हुआ। और जो वहां का राजा रावल था, उसकी रानियों को बड़ी इज्जत के साथ दिल्ली भेज दिया गया। ठीक है, ये दो चीजें उन्होंने बैठाई। और जबकि अलबरानी खुद कह रहा है कि उस मंदिर पे हमला करके मूर्ति को तोड़ा गया और मूर्ति को बैलगाड़ी पे रखवा करके दिल्ली भेज दिया गया। राजा रावल की दोनों रानियों को दिल्ली भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक से खुद से निकाह करके अपने हरम में रख लिया और दूसरी से अपने बेटे का निकाह करा के उसके हरम में रखवा दिया। तो उसके टाइम का जो व्यक्ति खुद कह रहा है उसका इतिहासकार, उसको आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। और ये क्या दिखाना चाहते हैं? एक इनके एनसीईआरटी के अभी चेयरमैन थे, वो जो इतिहास की पिछली किताबें इन्होंने लिखवाई हैं उसकी कमेटी के प्रोफेसर नीलाद्री भट्टाचार्य। आप इंटरनेट पे जाइए और ऑक्सफोर्ड के जर्नल के अंदर उन्होंने 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है उन आर्टिकल्स के अंदर कि जब हम ये किताबें लिखवा रहे थे तो किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमने इतिहास लिखने वालों को दी कि क्या क्या चीज नहीं आनी चाहिए, और क्या कराया इन्होंने, सुनिए। अमीर खुसरो लिखते हैं कि भारत के अंदर इतनी भाषाएं हैं, विविधताएं हैं भारत के अंदर। तो ये नहीं लिखवाते कि उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर विविधताएं हैं और भारत के अंदर जो है इतनी भाषाएं हैं। ये लिखवाते हैं कि अमीर खुसरो ने तो ये कहा कि इतनी भाषाएं हैं, भारत है ही नहीं, हिंदुस्तान है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आक्रांता इधर आए, चाहे बाबर आए चाहे जो भी आए, ये क्या जोधपुर जीतने आए थे या जयपुर जीतने आए थे? ये हमेशा हिंदुस्तान जीतने की बात है। लेकिन उस फैक्ट को ये नहीं सामने रखेंगे। आप चित्तौड़गढ़ पे
अकबर का आक्रमण देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ये सिर्फ साहब आक्रमण की लड़ाई है, वो अपना विस्तार करने की लड़ाई है। अब खुद अकबर के उसमें अकबरनामे में और उसमें लिखा हुआ है कि 40,000 हिंदुओं को वहां पे कत्ल किया गया, सिविलियंस का, आर्मी का नहीं। और उसके बाद में अकबर जो है वो यहाँ आता है अजमेर शरीफ पे इबादत करने। तो आप अगर इन फैक्ट्स को छुपाएंगे तो रिएक्शन होगा। और ये चीज इनकी केवल देखिए मध्यकालीन भारत को ही लेके नहीं है, प्राचीन भारत को लेके भी है, आधुनिक भारत को लेके भी है। प्राचीन भारत के अंदर जो स्थापत्य कला है, मतलब जिस तरीके से एलोरा का जो मंदिर है, जो एक ऊपर से पहाड़ी को काट करके पूरा बनाया गया, मतलब समझिए कि वो आर्किटेक्ट क्या रहा होगा जिसने उसका डिजाइन बनाया। दुनिया में उसका कोई नमूना नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाया जाए। इसी तरीके से मतलब इतने बहुत उदाहरण दे सकता हूं। बिल्कुल, मॉडर्न पीरियड, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मॉडर्न मॉडर्न पीरियड में आ जाइए। अभी कल ही मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, अपनी किताब में मैंने दिया कि 93 लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तगमाए शेर हिंद, तगमाए शत्रुनाश, तगमाए भारत शहीद, ये सब दिए थे। आज की इन एनसीईआरटी की किताबों के अंदर अभी भी ये पढ़ाते हैं कि क्वीन विक्टोरिया ने किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया, किसको आयरन क्रॉस दिया। और हमारे इन वीरों ने जो देश के लिए लड़ते हुए अपना काम किया था और जो आजाद हिंद सरकार ने इनको तमगे दिए थे, उनका कहीं जिक्र नहीं। तो एक उदाहरण। फिर क्या करते हैं लेफ्टिस्ट। मैं अभी जेएनयू गया था लेक्चर देने, जानबूझ के मुझसे एक पूछता है वहां पे लड़का कि क्या सुभाष चंद्र बोस लेफ्टिस्ट थे? लेफ्टिस्ट तो कहते हैं कि वो लेफ्टिस्ट थे। तो मैंने एक सीधा जवाब दिया, मैं कहा साम्यवादी जो हैं वो राष्ट्रवाद को मानते नहीं। उनका ये कहना है ये राष्ट्रवाद जो है ये एक बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है। और दूसरी तरफ जो बात करते हैं वो डेमोक्रेसी को भी बात नहीं करते एस्टेब्लिश करने की, वो बात करते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट, सर्वहारा की डिक्टेटरशिप स्थापित करने की। अब मुझे एक बात बताओ आप, नेताजी इतने बड़े राष्ट्रवादी थे तो वो लेफ्टिस्ट कहां से हो गए जो कि राष्ट्रवाद को मानते ही नहीं? और दूसरा, इतने बड़े डेमोक्रेट थे वो कि जब टोक्यो कांग्रेस में 1943 में जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने कहा कि ये भारत के सरकार के प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं इस सम्मेलन में सिर्फ भारत का प्रतिनिधि हूं। भारत का प्रतिनिधि, भारत का प्रधानमंत्री भारतीय चुनेंगे जब हम अंग्रेजों से भारत को मुक्त करा दें। लेकिन इन लोगों के लिए वो है। फिर कहेंगे नेताजी फासिस्ट थे, सब इन्होंने हिटलर का साथ दिया। भाई मेरे, तुम किसका साथ दे रहे थे? तुम उस चर्चिल का साथ दे रहे थे जिसने 10 लाख लोग कत्ल करा दिए। मैं तो कत्ल ही कहूंगा, बंगाल के अंदर अकाल के द्वारा, मैन मेड फेमिन के द्वारा। कि कलकत्ता के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के जहाज खड़े हुए थे गेहूं से और उससे लदे हुए, और तुमने वो जहाज इंग्लैंड भेज दिए, वहां के लोगों को भूखा मारा तुमने, तो उस चर्चिल का साथ दे रहे थे। तो ये जो एक बन गया है कि इतिहास का इस्तेमाल राजनीतिक उसके लिए, तो फिर अगर कोई दूसरी पार्टी भी उसका इस्तेमाल करती है तो आप क्यों दोष देते हैं उसको? लेकिन सर एक बात जो इस सब के जब भी किसी जगह का, शहर का कोई हम देखते हैं कि उसको रीनेम किया नाम जाता बदला है, या फिर हम देखिए जिस तरह से मुगल चैप्टर हटाने की जो बात है, ऑल्दो आपने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि किस तरह से क्यों किया जा रहा है और कितने समय के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी बहस शुरू हो जाती है और कहते हैं कि आपका तो अपना तो कुछ है नहीं, आपका ना इतिहास है, ना आपने कोई काम किया है, आप सिर्फ नाम बदल सकते हैं। इस तरह की जो मुझे एक सोच बात है। बताइए, मुझे एक बात बताइए, त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवंतपुरम किया गया बदल के, बीजेपी ने बदला था क्या? मद्रास का चेन्नई किया गया,
कलकत्ता का कोलकाता किया गया, बॉम्बे का मुंबई किया गया। किसने बदले थे? तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो बात करते हैं ना कि आपका कोई अपना नहीं है और आपने कोई स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और ये नहीं किया, ये सब जो चिल्लाते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं बता रहा हूं। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ने कहा था कि हमें एक सेफ्टी वॉल्व चाहिए अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने के लिए, कि जो जन में आक्रोश है कि वो आक्रोश क्रांति की तरफ ना चला जाए, क्योंकि 1857 से बहुत घबराते थे जब हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे। तो इन लोगों ने उस समय जो कांग्रेस के कितने अधिवेशन हैं उनमें यूनियन जैक झंडा भी ऊपर चढ़ाते थे और अंग्रेजों का राष्ट्रीय गान जो है गॉड सेव द किंग भी गाते थे। और सन 1947 तक इन्होंने अंग्रेजों के लिए उस ढाल का काम किया क्रांतिकारियों के खिलाफ और आजाद हिंद फौज के खिलाफ। यहां तक कि नेहरू कहते हैं कि मैं आजाद हिंद फौज अगर जापान के साथ आता है बोस तो मैं खुद उससे तलवार लेकर के लड़ने जाऊं। और फिर मुझे एक बात बताइए, 15 अगस्त 1947 के दिन क्या ये आजादी लाए? डोमिनियन स्टेटस लाए थे। इंग्लैंड के महाराजा ने जून 1948 के अंदर भारत का अपना साम्राज्य छोड़ा। पहला गवर्नर जनरल इन्होंने माउंटबेटन को बनाया, पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगवाए। भूल जाते क्या बात करते। और सबसे हंसी की बात आज ये हो रही है कि इनका एक नेता ये कहता है कि इंडिया तो यूनियन है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया नाम की चीज नहीं है। और दूसरी तरफ कहेगा कि मेरा खानदान इंडिया की आजादी के लिए लड़ा था। तो भाई अपने दिमाग में तो कर लो क्लियर। मैंने एक कांग्रेस के प्रवक्ता से एक दिन पूछा पीछे डिबेट के बाद में, डिबेट में तो लड़ रहा था, मुझसे बाहर आके बोला नहीं गुरुजी आप ठीक कह रहे थे, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो मैंने हंस के कहा, मैं कहा यार अपने नेता को बता दो भाषण तो सही दे दिया करे। तो बता क्या एकदम उसका रिएक्शन था, साहब हमें क्यों बेरोजगार करवा रहे हो? उसने सही बोल दिया तो फिर हमारा रोजगार क्या रह जाएगा? तो एक क्लैरिटी लाए। सावरकर को लेकर के रोज टिप्पणी करना, अब मैं कितने राज खोलूं इन लोगों के। सावरकर आरएसएस के बिना तो इनका गुजारा ही नहीं है। आगा खां जो है, और मैं एक और बताऊं, एक और मैं आपके सामने चिट्ठी खोल रहा हूं आज जी, उसका जवाब दे दे मुझे। बलदेव सिंह तो नेहरू के डिफेंस मिनिस्टर थे ना 1947 में। जी। बलदेव सिंह ने सितंबर 1947 में एक चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को, और चिट्ठी में ये लिखते हैं कि आज भी 20,000 सिख और हिंदू लड़कियां लाहौर में इनके कब्जे में हैं, उनको छुड़वाना है और मैं अपनी सेना नहीं भेज सकता अंतरराष्ट्रीय कारणों की वजह से। तो आप आरएसएस के जो इनके स्वयंसेवक हैं उनसे बात करिए कि ये उनको भेज करके और उनको बचवाएं। और उसकी कॉपी मार्क्ड है श्याम प्रसाद मुखर्जी। और ये लेफ्टिस्टों का तो हाल आप देखिए ना, देखिए इतिहास में यथार्थता से क्यों दूर भागते। कल को जब इतिहास असली लिखा जाएगा, और आज भी लिखा जाना चाहिए 1962 का, तो 1962 में ये साम्यवादी किसके साथ थे? इन्होंने कहा था चीन ने हमला किया ही नहीं, हिंदुस्तान ने हमला किया। और इन्हीं का एमपी वो पटवर्धन, जब उसने कहा मैं भारतीय सैनिकों को अपना रक्तदान करूंगा, तो इन्होंने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसलिए ये जो तमाशे ये रोज खड़े करते हैं, अगर इतिहासकारों पे छोड़ दीजिए, उन्हें लिखने दीजिए। लेकिन जब आप सरकारी इतिहासकार बन के आपने जो 70 साल तक किया है और उस इतिहास को अगर आज चुनौती दे दी जा रही है तो आपको परेशानी है। लेकिन सर सवाल ये है कि आखिर जैसा कि आपने भी कहा कि आखिर अगर सच्चा इतिहास, सही इतिहास लोगों तक पहुंचे, जो कि 75 सालों तक मुझे लगता है कि भारत के लोगों से दूर रखा गया और जिस तरह के माइंडसेट्स बनाकर तैयार किए गए हैं कि आज अगर हम
असली इतिहास की बात करते हैं भारत की, तो लोग कहते हैं कि आपने तो बनाया क्या है, ताजमहल तो मुगलों ने बनाया, आपने तो शौचालय भी नहीं बनाया। जबकि हम सब जानते हैं कि भारत 10,000 साल से मुझे भी ज्यादा बताइए पुरानी जरा, सिविलाइजेशन है। कोणार्क का मंदिर किसने बनाया? और ये जितने किलों में आकर के मुगलों ने राज किया, ये किले किसने बनवाए थे? पुराना किला भी जो शेरशाह ने जरा रिनोवेट करवाया था, पहला बनाया हुआ किला। किला पिथौरागढ़ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? आप जोधपुर के किले को देखिए, जोधपुर के किले के मुकाबले ये आगरा और ये किले क्या मायने रखते हैं। जयपुर का देखिए, आप आमेर का किला जाकर के देखिए, बिल्कुल, नरसिंहगढ़ देखा का है। फोर्ट देखिए आप जाके, देवगिरी का देखिए, औरंगाबाद में जो अब संभाजी नगर, वहां पे जो देवगिरी का फोर्ट था, किसने बनवाया? और ये देखिए, कंपैरिजन ही गलत है हर काल के अंदर। अब मुझे हुँ, बताइए, 1967 के बाद से ये इंडिया गेट के ऊपर जो कैनोपी थी, उसमें हमारे किसी क्रांतिकारी की और किसी नेता की मूर्ति नहीं लगवा पाए थे। और आज मोदी जी ने लगवा दी वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति, तो इन्हें तकलीफ हो जी। गई। शायद वहां पे एडविना माउंटबेटन और नेहरू की तीनों की मूर्ति लगा दी जाती तो ये बड़े खुश होते और ताली बजाते। क्या कर ले सकते हैं? लेकिन सर ये जो सबसे बड़ा एक सवाल बनकर निकल आता है वो ये कि ये जो गलत इतिहास के चलते जो माइंडसेट बना है बहुत बड़े स्तर पर भारत में, इसको किस तरह से बदलाया जा सकता है? क्योंकि आप देखिए, एक इतिहासकार हैं और एक जी, माइंडसेट बनाया जाता है, जी। ठीक है ना। बचपन से ही जब आप, हमारे यहाँ दिक्कत क्या हुई है हिस्ट्री इसके बच्चों को लेकर के एनसीईआरटी और उसमें, कि हम लोगों ने जो वेस्टर्न मॉडल थे, उन मॉडल्स को अपनाना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि इसका असर क्या होता है। वेस्टर्न को तो खाली मनुष्य बनाने हैं, मार्केट इकोनॉमी को उनकी सेवा करने के लिए। हम लोग भारतीय परंपरा में एक संपूर्ण मानव के विकास की बात करते हैं। अब ये दो चीजें हम पे ला दी गई, एक वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ला दिए इन्होंने, ए बी सी डी, मल्टीपल चॉइस। कौन सा सही है, मल्टीपल चॉइस में से एक पे टिक कर दो। भैया, मेरे लिए बहुत जरूरी ये है कि प्लासी के युद्ध का असर क्या पड़ा, वो युद्ध हुआ क्यों, ना कि ये डेट बताना कि 4 डेट लिख दी कि इनमें से किस डेट में वो लड़ाई हुई थी। तो जो सोचने की प्रक्रिया थी भारतीय दिमाग की, जिस वजह से भारतीय दिमाग विश्व भर में जाना जाता है, अरे भाई, भारतीय दिमाग वाले नहीं होते तो आईआईटी को कंट्रोल भारतीय नहीं कर रहे होते अमेरिका के। नासा के अंदर 30% भारतीय नहीं होते वहां पे, अमेरिका के बिल्कुल। डॉक्टर इतने भारतीय नहीं होते वहां पे। हुँ, तो उसको कंट्रोल करने का ये जो तरीका निकाला। दूसरा, इन्होंने क्या किया एनसीईआरटी में, इतिहास विषय को खत्म कर दिया और उसकी जगह सोशल साइंसेस बना दिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें इतिहास भी, समाजशास्त्र भी, राजनीति शास्त्र भी, अर्थशास्त्र भी सारे इकट्ठे डाल दिए। और इतिहास के नाम पे उसमें रूस का क्रांति डाल दी, फ्रांस की क्रांति डाल दी, और जो है हिंदुस्तान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको एक दरकिनार कर दिया। तो क्या बना जी। रहे हैं? लेकिन ये इसको सुनने को तैयार थोड़ा होते हैं इस तरीके के क्रिटिसिज्म को, कि हम क्रिटिसिज्म राजनीतिक दल के रूप में नहीं कर रहे, मैं एक इतिहास के कार के तौर पे कह रहा हूं बिल्कुल। कि किस तरीके से इस इतिहास को ये तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, दबाते हैं। लेकिन सर जो अब ये माइंडसेट है जो अपने ही इतिहास के बारे में एकदम इग्नोरेंट है, इसको करेक्ट करने के लिए किस तरह के मेजर्स कर लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से या जो सोशल देखिए, सरकार ऑर्गेनाइजेशन? की तरफ से तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि 9 साल में जो सरकार किताब नहीं लिखवा पाई, और जिस सरकार के एक वो मंत्री थे जावड़ेकर, वो टीवी पे आके मुस्कुरा के बोलते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी की किताब में कॉमा और फुल स्टॉप तक नहीं बदला है, और ये कमेटी बना दो, वो कमेटी बना दो, लेकिन अपने लेवल पे प्रयास होते हैं व्यक्तिगत तौर पे। आज सावरकर के ऊपर उदय मोहरकर की किताब आ गई, उसकी सामंत की किताब आ गई, विक्रम संपत की किताब आई है,
जी। नेताजी पे मेरी किताब आई है और हम लोगों ने वो तथ्य निकाले हैं इतिहास के अंदर से, जो आज तक दबाए हुए थे और दबे हुए थे। और मैंने तो अभी एक और प्रयास भी किया था, मैंने बच्चों के लिए कॉमिक लिखे जी सर। कि बचपन से ही वो किस तरीके से उनको एक सही इतिहास, लेकिन उनके तरीके से, अपने तरीके से उनके कन्वर्सेशनल इंटरैक्टिव स्टाइल में उनसे बात की जा सके उनको लेके। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का विद्यार्थी जो है, पहले क्या होता था, हम इतिहास पे लेक्चर दे रहे हैं तो सिर्फ इतिहास वाले सुनने आ जाएंगे या राजनीति विज्ञान वाले सुनने आ जाएंगे। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी इंजीनियर, आईआईटी के ग्रेजुएट्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग जो हैं अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और हमारे कुछ राजनीतिक दल इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। तो वही अपनी घिसी पिटी रट, सत्ता की हवस के अंदर जो मर्जी अपना बोलते रहे, करते रहे, ठीक है कि हो ये रहा, यही हो रहा। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल और बहुत ज़रूरी ये है कि हर एक नागरिक को चाहिए कि वो अपने, और ये उसका अधिकार है कि वो अपने देश के सही इतिहास की जानकारी रखे। लेकिन हमारे देश के लोगों के साथ एक छल हुआ कि उनको अपने इतिहास से दूर रखा गया और गलत जानकारी उन तक पहुँचाई गई। देखिए ये ऐसा है, बदलना बहुत ज़रूरी है और आप जैसे लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की अमर जी खुशी है। ऐसा है कि हर समाज अपने इतिहास को अपने अपने तरीकों से बचा करके रखता है अगली जनरेशन के लिए। हमारा जो तरीका था प्राचीन समय से, मौखिक तौर पे हमारा इतिहास दूसरी जनरेशन को जाता था, बाद में उन पे खैर लिखा भी जाने लगा। 1857 को लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों की योगदान है उसमें जिनका इतिहास की पुस्तकों में कहीं नाम नहीं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उनके ऊपर गाने बना करके, कविताएं बना करके उनको आज तक जीवित रखा। चाहे वो अजीजन बाई रही हो, अशफाकुल्ला रहे हो या मनकी बाई रही हो, बहुत कुछ मिलता। अब वो इतिहास सामने जब आ रहा है तो उससे इनके इतिहास को चैलेंज होना शुरू हो गया, तो इनको परेशानी हो गई कि साहब लोग क्रांतिकारी आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं, आजादी तो हमें गांधी बाबा ने दिलवाई थी भूख हड़ताल पे बैठ के। तो मैंने कहा भाई मुझे एक दस्तावेज दिखा दो जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा हो कि हम गांधी के इस भूख हड़ताल और आंदोलन के डर से गए। अरे जो आंदोलन आपने सबसे भयंकर 1942 में कौन दी थी, आपने तो बाहर आते ही उस आंदोलन को भी कंडेम कर दिया था। ऊधम जैसे क्रांतिकारी को आपने पागल आदमी बता दिया था। तो ये ऐसे थोड़ा चलेगा, कब तक चलेगा? मुझे उम्मीद है कि इतिहास आज बोल रहा है और बहुत जोर से बोल रहा है और सामने जो तथ्य आ रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे प्रकार के इतिहास की बात कर रहे हैं कि जो सामने आना चाहिए था और सामने नहीं आया। इसको क्यों नहीं शोध कराई इन्होंने आज तक कि चंद्रशेखर की मुखबरी जिसने की थी वो कौन था? पोल खुल जाती। क्यों नहीं ये बताते कश्मीर का इतिहास बताते हुए कि जब शेख अब्दुल्ला को करण सिंह ने अरेस्ट करने की बात की तो नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी कि अगर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर रहे हो तो स्टेट के फोर्सेस को इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं बताते ये? लेकिन अब चीजें आ रही है सामने से। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अभी जो बदलाव है हम युवाओं में देख रहे हैं और जो अपने इतिहास को जानने की जो ललक है, वो हर ना सिर्फ इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनमें, बल्कि हर एक वर्ग के लोगों में नज़र आती है। और मुझे लगता है ये जो क्रांति है ज़रूर रंग लाएगी और इतिहास जो भारत का असली है, वो भारत के लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप चर्चा में जुड़े और आपसे जानकर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। हैं वो मुझे बहुत अच्छा उम्मीद है कि युवा पीढ़ी जो है वो जी। राजनीति पे ध्यान ना देके बात इतिहास की और तथ्यों की करे। जी, बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।